योग आयुर्वेद स्वदेशी भारतीय शिक्षा और भारतीय चिकित्सा के समर्थ उद्धारक और आदर्श संवाहक पूज्य स्वामी जी को चरण स्पर्श प्रणाम। इस भारतीय संस्कृति के प्रसार के लिए सांस्कृतिक योद्धाओं के विकसित करने के लिए इस ज्ञान आलोक की पर्याय माँ शारदा के इस मंदिर, प्रयोगशाला, कार्यशाला आचार्य कुलम को शत शत नमन। इसके संचालन में अहरनिश अपनी प्रज्ञा को समर्पित करने वाली श्रद्धामयी बहन रितंबरा जी को प्रणाम। प्राचार्य आराधना जी, सभी आचार्य वृंद को नमन। और सबसे अधिक भारत के भविष्यत के शिल्पकार, दिव्य शक्तियों से अंतर्भुक्त सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम और नमन। बच्चों किसी भी कमर झुकनी नहीं चाहिए। देखो बच्चों, हाँ, झुक कर के नहीं बैठना। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं ना, 2.5 घंटे ऐसे बैठने की आदत डाली जी। मैं पूरे मरे योग से पूज्य स्वामी जी के अमृत वचनों को सुन रहा था, जो आपको प्रेरणा और उत्साह दे रहे थे। और अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, दर्शन, व्यवहार शास्त्र से लेकर के संवाद की शक्ति के अनेक आयामों के विषय में आपको मार्गदर्शन कर रहे थे, आपके अंदर उत्साह जागृत कर रहे थे। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपकी संस्था के अभिभावक एक ऐसे महानायक हैं जिनको राष्ट्र ही नहीं, सारी दुनिया के लोग 21वीं सदी के विश्व की एक संभावना के रूप में देख रहे हैं, पूज्य स्वामी रामदेव जी को। मैं बच्चों, भारतीय शिक्षा बोर्ड के प्रसार और उसके विषय में लोगों से वार्ता करने के लिए विगत 1.5 महीने में 18 भारत के बड़े शहरों की यात्रा किया और वहाँ पर शिक्षाविदों से, वहाँ के विद्यालयों के संचालकों से, विश्वविद्यालय के अनेक प्राध्यापकों से विस्तार से 4-4, 5-5 घंटे गोष्ठियाँ हुई, तर्क वितर्क हुए। आप जानते हैं कि शिक्षा से जुड़े हुए लोग महातार्किक होते हैं। लेकिन एक मुझे सुखद आश्चर्य हुआ कि तमाम झंझावातों के बीच भी, तमाम तार्किक उलझनों के बीच भी एक स्वर से किसी भी आइडियोलॉजी, किसी भी धर्म, किसी भी विचार को मानने वाले लोग जो गोष्ठी में आए, एक बात पर सहमत थे कि पूरे भारत को ही नहीं, विश्व को एक नई दिशा देने के लिए कोई एक समर्थ संस्था, एक आशा की किरण के रूप में अगर दिख रही है तो पतंजलि योग पीठ है और उसकी आत्मा परम पूज्य स्वामी रामदेव जी हैं। बच्चों, बार बार स्वामी जी आपसे कहते हैं कि संस्कृति से जुड़ना चाहिए, अपने कल्चरल रूटेडनेस होनी चाहिए। वाई? क्या सिर्फ ये आपको भावनात्मक गौरव देने के लिए नहीं? आप अगर भारतीय संस्कृति को देखेंगे तो स्वाभाविक रूप से अगर उसका गहन अध्ययन, निरीक्षण, पर्यवेक्षण और विश्लेषण करेंगे और आज के विश्व की समस्याओं को देखेंगे और अपने राष्ट्र की समस्याओं को देखेंगे और उसके लिए संभावित उपचारों, विकल्पों और समाधानों पर दृष्टि डालेंगे, तो दुनिया के जितने भी दर्शन हैं उसमें भारतीय संस्कृति के जो विचार रहे हैं हजारों वर्षों से, उसकी मूल आत्मा के रूप में, उसके व्यवहारगत आई हुई त्रुटियों और विकृतियों को नहीं बल्कि उसको परिष्कृत करते हुए भारतीय मूल्यबोध, जो एक नाभिकीय मूल्यबोध है, न्यूक्लियस वैल्यूज हैं, वही एक संभावना है पूरी वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए, वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए एकमात्र। इसलिए भारतीय संस्कृति की जड़ों से जुड़ना इसलिए आवश्यक है। और अभी पूज्य स्वामी जी
जब आचार्य कुलम के बच्चों के सीबीएसई के परिणाम की घोषणा कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि 90% से ऊपर काफी प्रतिशत के बच्चे अंक पाए हैं। अधिकांश। उन सभी को बहुत बधाई। लेकिन जो हमारे आस्था के श्रोता दर्शक हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि सांख्यिकीय आंकड़ों पर भले ही 90% पाने में कुछ बच्चे रह गए हों, वंचित रह गए हों, लेकिन संस्कार के स्तर पर, हाँ, प्रज्ञा के स्तर पर, और वो भी रितंभरा प्रज्ञा के स्तर पर यदि उनका मूल्यांकन किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा यहाँ आचार्य कुलम का होगा जो 99% से कम हो। 99 का 100 वाले शील में, आचरण में, सात्विकता में, दिव्यता में आप जीते, इसके लिए सब अपना अभिनंदन करो। यह आचार्य कुलम की आत्मा है, यहाँ का आचरण, यहाँ की दिव्यता, सात्विकता। अभी एक बहुत सारे लोग, आप जब और बड़े होंगे तो बहुत सारे सवाल उठाएंगे कि भारत में तो विज्ञान था ही नहीं, तो भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को जान करके हम क्या करेंगे। बच्चों, जब आप गहराई से देखोगे तो ये नैरेटिव जो गढ़ा गया वो मैकाले के 1835 के एजुकेशन एक्ट के बाद गढ़ा गया, और इसलिए गढ़ा गया कि ताकि भारत को हमेशा एक वैचारिक उपनिवेश के रूप में रख सकें, और यूरोप के जो विज्ञान के आधार पर, जो नए विज्ञान के आधार पर जो उद्योगों का विकास हुआ था, उनके उत्पाद को, उनके प्रोडक्ट को बेचने के लिए उन्हें चाहिए था एक सुरक्षित बाजार, और उस सुरक्षित बाजार के लिए उन्हें चाहिए था उपनिवेश, और उपनिवेश में युद्ध के माध्यम से राजनैतिक रूप से गुलाम रखने से ज्यादा महत्वपूर्ण था कि वैचारिक रूप से हीन भावना की ग्रंथि डालकर और उनके अंदर पाश्चात्य दर्शन और पाश्चात्य विज्ञान के प्रति आकर्षण पैदा करके उन उत्पादों का उपभोक्ता बनाना, एक बाजार बनाना एक मुख्य उद्देश्य था। और वह बाजार बनाने की प्रवृत्ति अनवरत मल्टीनेशनल कंपनियों के माध्यम से, जो पूज्य स्वामी जी कह रहे थे, निरंतर चल रही है, और हम एक बाजार के हिस्से हो गए हैं। हम अपनी भारतीय संस्कृति को खो चुके हैं और पाश्चात्य दर्शन और पाश्चात्य उत्पादों के ही एक उपभोक्ता मात्र रह गए हैं। यह विचार जब तक नहीं बदलेगा तब तक भारत एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए स्वदेशी की अवधारणा मात्र अर्थतंत्र में ही नहीं, बल्कि स्वदेशी की अवधारणा हमारे समूचे वैचारिक सावयव का, तंत्र का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। और हम क्यों न स्वदेशी हों, कोई हम ऐसे देश के नागरिक नहीं हैं कि जहां पर समृद्ध ज्ञान परंपरा न हो। पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि ग्रीक, बेबीलोन, मिस्र, चाइना, सुमेरियन, मेडिटेरियन क्षेत्रों से भी पहले की संस्कृति भारत की और सभ्यता का विकास रहा है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, जब कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन हुआ 60,000 वर्ष पूर्व, उस समय भी भारत के हिमालय के क्षेत्र में ही कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन भी हुआ, और जब 11,000 वर्ष पूर्व इस धरती पर होमोसेपियंस के एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ, तो उसमें भी भारत के उत्तरी हिस्सा, मुख्य रूप से इतिहासकार पाश्चात्य के भी मानते हैं कि कृषि क्षेत्र की क्रांति भूमध्य सागर से लेकर के श्याम, थाईलैंड के बीच के क्षेत्र में हुई, और जिसका गर्भ जो था वो सरस्वती सिंधु संस्कृति, जिसका राजस्थान का कालीबंगन का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। विज्ञान के क्षेत्र में मैं बहुत विस्तार से नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप जानते हैं कि पाइथागोरस से भी 1000 साल पहले बौधायन, मानव आपस्तंभ और कात्यायन के शुल्ब सूत्र ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का विकास कर चुके थे। नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक, पाई का वैल्यू, वृत्त के, सर्किल के
क्षेत्रफल का मेजरमेंट, ये सारी प्रणालियां और एक मेजरमेंट का एक स्टैंडर्ड सिस्टम सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन में तो मिलता ही है। पूज्य स्वामी जी ऋग्वेद, आप वेदों के मर्मज्ञ हैं, ज्ञाता हैं, वैदिक साहित्य में भी भरपूर रूप से 10 to the power 421 तक की गणना के भी सूत्र मिलते हैं। एक बहुत ही रुचिकर विषय मैं बच्चों से बांटना चाहता हूं स्वामी जी। आपने सुना होगा स्वयंवर की बात, राम और सीता के स्वयंवर की बात सुनी होगी आपने, द्रौपदी के स्वयंवर की बात सुनी होगी आपने, जिसमें शौर्य के आधार पर वर के वर्ण की प्रक्रिया की चर्चा होती है। लेकिन आपने ये शायद ही सुना हो कि भारत की ही धरती पर ऐसे भी स्वयंवर होते थे जिसमें गणित के प्रश्नों के उत्तर देने के आधार पर वर चयन होते थे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महात्मा बुद्ध। जब वो राजकुमार थे सिद्धार्थ और उनकी शादी यशोधरा से होनी थी, तो उनके पिता ने यशोधरा के एक प्रतियोगिता रखी थी कि जो राजकुमार मैथमेटिशियन थे उस समय, एक अर्जुन नाम के, उनके प्रश्नों का जो सब उत्तर दे देगा उसी से यशोधरा की शादी होगी। और सिद्धार्थ ने उस समय जो उत्तर दिया था, मैथमेटिशियन अर्जुन ने उनसे प्रश्न पूछा आज से 2500 साल पहले कि 10 to the power 7 की कोटि के, मतलब कोटि से आगे की गणना का बताओ कितने सिद्धांत हैं। तो बुद्ध ने 10 to the power 41 तक का उस समय बताया। और उन्होंने इसके अलावा उन्होंने कहा इसके अलावा और भी 8 प्रणालियां हैं गणित की भारत में, और उसके आधार पर उन्होंने 10 to the power 421 तक की गणना करके गणितज्ञ अर्जुन को बता दिया था। ये 2500 साल पहले। और गणित के आधार पर शादी करने की परंपरा दुनिया के और किसी कोने में सुनाई नहीं पड़ती। और हमारे देश को लोग कहते हैं कि यहां तो गणित नहीं आती, गणित हमने सिखाया, विज्ञान हमने सिखाया। वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन एक ऐसे प्रासंगिक दर्शन रहे 2500 साल पहले के, जो हमारे देश की समस्त शोध की परंपराओं के दिशा मार्गदर्शक थे। चरक संहिता, आयुर्वेद के सारे सूत्र जो स्वामी जी भी कह रहे थे कि तमाम तरह के पतंजलि योगपीठ दिव्य फार्मेसी में बनते हैं, उनके फार्मूलेशन की प्रक्रिया में भी वैशेषिक दर्शन और गणित के, प्राचीन गणित के सूत्रों का पालन हुआ करता था, जिसको कि आज के लोग नकार करके 400 साल पुराने विज्ञान के आधार पर जन्मे हुए एलोपैथ को महिमा देते हुए आयुर्वेद को अवैज्ञानिक घोषित करने की जो मूर्खता करते हैं, वो भारत की संस्कृति के विज्ञान, गणित और उसके वैज्ञानिक यात्रा को नहीं जानते हैं। इसी तरह से अंत में दर्शन के क्षेत्र में मैं बताऊं, बच्चों आप पढ़ते होंगे, आगे और पढ़ेंगे कि पूरे पाश्चात्य यूरोप के लोग बहुत ही गर्व करते हैं कि उन्होंने ह्यूमनिज्म का, एक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमनिज्म, मानववाद का विकास किया है। और वो 3 तरह के मानववाद की बात करते हैं, लिबरल ह्यूमनिज्म, सोशलिस्टिक ह्यूमनिज्म और इवोल्यूशनरी ह्यूमनिज्म। एक जो लिबरल ह्यूमनिज्म है, उदारवादी मानववाद, उसके केंद्र में वो घोषणा करते हैं कि स्वतंत्रता है। और जो सोशलिस्टिक जो ह्यूमनिज्म है, समाजवादी मानववाद है, उसके केंद्र में कहते हैं कि ये समानता की अवधारणा पर है। तो लिबरलिज्म ह्यूमनिज्म का बच्चा पैदा हुआ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, बाजार। और जो सोशलिस्टिक ह्यूमनिज्म है, उसका एक और खूंखार बच्चा पैदा हुआ, वो है कम्युनिज्म, जिसमें समानता के नाम पर कम्युनिज्म में तानाशाही, अधिनायकवाद आ गया। और लिबरल ह्यूमनिज्म के आधार पर, स्वतंत्रता के आधार पर आर्थिक विषमता का एक बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया पूरी दुनिया में, और बाजार हमारी पूरी के पूरे विचारों को निदेशित करने लगी। We all are being directed by the market forces, not cultural forces, not by the forces of value system, but we are guided completely by the market dynamics. तो हम एक मनुष्य न रह करके
हम या तो तंत्र के एक टुकड़े हो गए या बाजार के एक हिस्से हो गए। मानव की जो आत्मा थी, जो उपनिषदों ने आत्मा की अजरता अमरता की बात करके ब्रह्मविद कहने का दर्शन था, उससे हम बहुत दूर चले गए और एक मशीनीकरण और भौतिक रूप से पूरी प्रकृति का दोहन करते हुए विज्ञान के नाम पर प्रकृति को दासी मानते हुए हमने एक ऐसी संस्कृति और सभ्यता का विश्व में उद्भव कर दिया है कि 21वीं शताब्दी में वही सबसे बड़ी चुनौती बनने जा रही है। सबसे बड़ी चुनौती क्या है 21वीं सदी की? क्लाइमेट चेंज, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। आपके सामने जो आएगा, आपकी पीढ़ी के सामने या आपके बाद की पीढ़ी के सामने, वो सबसे बड़ी समस्या 20वीं सदी की जो समस्या थी वो भूखमरी थी, बेरोजगारी थी, बीमारी थी। 21वीं सदी की सबसे बड़ी समस्या जो होगी वो होगी आर्थिक विषमता, क्लाइमेट चेंज, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के आधार पर जो नई अर्थव्यवस्था का जन्म होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होगा, उसमें आम आदमी कैसे उसमें समावेशी होगा, इंक्लूसिव कैसे होगा, ये एक बहुत बड़ी समस्या आपके सामने आने वाली है। उस चैलेंज को अपनाने के लिए पूज्य स्वामी जी निरंतर आपको प्रेरणा देते हैं। आचार्य कुलम उसी की एक प्रयोगशाला है कि 21वीं सदी को नेतृत्व देने के लिए एक सांस्कृतिक, आर्थिक, वैचारिक योद्धाओं को खड़ा करना है, तो वो आचार्य कुलम, पतंजलि गुरुकुलम और भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से खड़े होने वाले अन्य संस्थाओं से शिल्पित होने वाले बच्चों और युवाओं के माध्यम से ही विश्व को एक नया संदेश होगा। हम सौभाग्यशाली हैं बच्चों कि हमारे बीच में, मैं स्वयं को भी सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं पूज्य स्वामी जी को विगत 30 वर्षों से निकट से देखा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इसलिए नहीं कि मैं स्वामी जी के साथ जुड़ा हूं, इसलिए कोई इमोशनल नैरेटिव में बोल रहा हूं, कि 21वीं सदी यदि जानी जाएगी तो एक बहुत बड़े फकीर, सन्यासी, संत पूज्य स्वामी रामदेव की दृष्टि से जानी जाएगी। इसलिए कि हमारी 19वीं शताब्दी में तो महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में महर्षि अरविंदो और गांधी थे, लेकिन 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से और 21वीं शताब्दी का पूर्वार्ध शुरू हो गया। इसमें एक बहुत बड़ा संकट है भारत के समक्ष भी कि कौन एक दिशा दे करके सभी लोगों के दिलों में जगह बना करके एक प्रेरणा और उत्साह, सार्थक और वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से पूरे पुरातन को और आधुनिक को समन्वित करते हुए राष्ट्र और विश्व में एक विचारधारा को खड़ा करने वाला कौन व्यक्तित्व होगा, तो मुझे पूज्य स्वामी रामदेव में ही वो प्रबल संभावना दिखती है और तमाम बड़े बड़े विचारकों में भी संभावना दिखती है। हां, कुछ अपमान तो मिलेंगे। आपने इतिहास पढ़ा होगा, सुकरात को विष का प्याला दिया गया था, गैलीलियो को फांसी की सजा मिली, ब्रूनो को भी विष का प्याला दिया गया और महर्षि दयानंद को भी विष दिया गया। तो इसलिए जो भी धारा के विपरीत बात करता है, जो भी व्यवस्था के शोषकों के विरुद्ध, एक्सप्लॉइटर्स के खिलाफ जो खड़ा होता है, तो जाहिर है समाज का वो तबका, क्योंकि उस समय वो मजबूत होता है और वो एक फोर्स के रूप में खड़े होकर के एक प्रतिरोध ही नहीं करता, बल्कि उस नए दृष्टि के जो भी उद्घोष करने वाला है उसके विरुद्ध चारों ओर से एक झंझावात और प्रहार करने की कोशिश करता है। उन प्रहारों की रक्षा दो करते हैं। एक तो करती है ब्रह्मविद शक्ति, क्योंकि ईश्वर एक नियति तय करता है पूरी व्यवस्थाओं का, ब्रह्मांडीय संचालन का, वो सबसे अधिक खड़ा होता है। और वह खड़ा किसके माध्यम से करता है? जनमत के माध्यम से। आम जनता के बीच उठे हुए स्वर को एक स्वरूप देकर के, सघन स्वरूप देकर के उसके माध्यम से आवाज उठाता है। और इतिहास इसका साक्षी है, पूरा विश्व का इतिहास। मैं विस्तार से एक आंकड़ा नहीं देना चाहता,
21वीं सदी में भी जो भी लोग सुन रहे हों, मैं उनसे यह आग्रह करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि भारत की प्राचीन संस्कृति की शाश्वतता, सनातनता बरकरार रहे और उसके प्राचीन मूल्यबोध जो आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी विश्व की समस्याओं के लिए समाधान के लिए सबसे प्रबल प्रकाश स्तंभ हैं, उनको ध्वस्त करने वाली जो भी शक्तियां हैं, उनके विरुद्ध अगर आपने आवाज नहीं उठाई तो द्रौपदी के चीरहरण के समय जिस तरह से भीष्म, द्रोण जैसे महान नायकों की भी आलोचना होती है, उसी तरह से आपकी उदासीनता को भी इतिहास माफ नहीं करेगा। इसलिए आपको इसके लिए खड़ा होना ही पड़ेगा। और बच्चों, आपको इसलिए भारतीय संस्कृति के साथ गढ़ा जा रहा है कि आपको अपना ही कल्याण नहीं करना है। सिर्फ आपको इंजीनियर और डॉक्टर परंपरागत पेशे में जाकर के अपनी आजीविका सिर्फ नहीं चलानी है। आजीविका के लिए तो हमारे वैदिक ऋषियों ने और बुद्ध ने कहा, करतल भिक्षा तरुतल वास। एक फकीर की जिंदगी भी चल सकती है, जानवर की जिंदगी भी चल सकती है बड़ी संस्था खड़ा किए हुए। लेकिन अगर मनुष्य की सबसे बड़ी सार्थकता ये होती है कि वह स्वयं के साथ साथ पूरे विश्व के मानव ही नहीं बल्कि सृष्टि के समस्त प्राणी मात्र में, समस्त चेतन और जड़, समस्त पदार्थों के मध्य में लोकतंत्र की स्थापना करें। स्वामी जी, वेस्टर्न के लोग जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वो सिर्फ मनुष्यों के बीच डेमोक्रेसी की बात करते हैं। फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो सिर्फ मनुष्यों की बात करते हैं, और वो भी नहीं पूरी हो पाई। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति, वेदों के मंत्र चाहे उपनिषदों के मंत्र, षड्दर्शन में जो हमारी डेमोक्रेसी है, यत्र सर्वाणि भूतानि आत्मनि अनुपश्यति संगक्षद्दम संवदद्दम सम्मोमनांसि जानताम सकल विश्व एक नीडम। ये जो एक अवधारणा रही कि हम तो जब शांति मंत्र भी पढ़ते हैं तो द्यौ, पृथ्वी, औषधि, वनस्पति, सर्वम, सभी प्रकृति के घटकों में शांति की बात करते हैं। वो शांति क्या है? पीस तभी होती है जब सह अस्तित्व हो, जब सौहार्द हो। तो हम उसकी बात करते हैं जो एक डेमोक्रेसी बियॉन्ड, एक होलिस्टिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं। सिर्फ मनुष्य को ही पृथ्वी का भोग करने वाले, संसाधनों का भोग करने वाले एक प्राणी के रूप में नहीं देखना चाहते, जो पाश्चात्य दर्शन विगत 5 वर्षों से पूरे प्लेनेट के लिए ही खतरा बन चुका है। इसलिए भारत की संस्कृति वैश्विक संस्कृति होने की सामर्थ्य रखती है, और ये पाश्चात्य के दार्शनिक भी मानने लगे हैं। उसी के अनुरूप आपको आचार्य कुलम में गढ़ा जा रहा है। आपको हो सकता है अप्रत्यक्ष रूप से आभास न हो रहा हो, प्रत्यक्ष रूप से आभास न हो रहा हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ की प्रत्येक विचार, प्रत्येक गतिविधि, पूज्य स्वामी जी की प्रत्येक अमृत वचन, ऋतंबरा जी का एक कुशल नेतृत्व और श्रद्धेय आचार्य जी की आशीर्वाद और प्रेरणा और मार्गदर्शन, और आपके अभिभावकों की इच्छा शक्ति, जिन्होंने आपको आचार्य कुलम में सांस्कृतिक योद्धा होने के लिए भेजा, उन सभी का अभिनंदन, उन सभी को प्रणाम। और मैं बच्चों चाहूंगा कि आपको जो ये सौभाग्य मिला, हम लोगों को सौभाग्य नहीं मिला था इस तरह के संस्कार की कार्यशाला में अध्ययन करने का। पूज्य स्वामी जी को तो फिर भी गुरुकुल मिल गया था। हम लोग तो वही पटरी लेकर के प्राइमरी स्कूल, जिसमें मास्टर साहब वृक्ष के नीचे बैठ करके खैनी खाते थे और कहते थे कि पढ़ो पढ़ो बेटा, पढ़ोगे तो आगे बढ़ जाओगे। क्या पढ़ो ये नहीं बताते थे, पढ़ो पढ़ो। उससे किसी तरह से जो कुछ भी कर पाए। लेकिन आप अपनी उपलब्धियां, अपने शिल्प की दिव्य प्रक्रिया और पूज्य स्वामी जी के निरंतर अमृत वचनों से अभिसिंचित होने के सौभाग्य के लिए खुद का अभिनंदन करने के लिए ताली बजाएं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सौभाग्यशाली हैं। तमाम लोग सिफारिशें करते रहते हैं कि हमारा आचार्य कुलम में प्रवेश करा दीजिए हमारे बच्चे का, लेकिन जब जो कोई संस्था के अंदर आ जाता है तो उसे वह सामान्य लगने लगता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये असामान्य अवसर मिला है आपको,
और ये बहुत सारे लोग, अंतिम एक बात कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग पूज्य स्वामी जी सिर्फ उपदेश जो देते हैं, सन्यासी, गैर सन्यासी, बड़े रिफॉर्मर, वो ज्यादातर सिद्धांतों की बात करते हैं मात्र, जिसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी, अमूर्त, इंटेंजिबल। लेकिन यहां आपको इंटेंजिबल टेंजिबल दोनों का साक्षात्कार होता है। यहां पर आपको दर्शन, आइडियोलॉजी, सिद्धांत भी बताए जाते हैं, और साथ में ही पतंजलि योगपीठ की विभिन्न शाखाओं के जो मूर्त रूप हैं, उस इंटेंजिबल का टेंजिबल मैनिफेस्टेशन आपको देखने को मिलता है, जिसके बारे में पूज्य स्वामी जी कह रहे थे कि आपको हम ले जाएंगे उस बीच में। और आपसे मेरा भी आग्रह है कि जो दिव्यांशु बेटा बता रहा था कि आप क्रिएटिव होना पड़ेगा, आपको सिर्फ फिलॉसफर होने से काम नहीं चलेगा। फिलॉसफी के साथ साथ आपको उसको मैनिफेस्टेशन भी करना पड़ेगा, फिजिकल मैनिफेस्टेशन, और उसमें आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा। उसको आपको क्रिएटिव इमेजिनेशन के साथ साइंटिफिक टेम्परमेंट लाना पड़ेगा, आपको एम्पैथेटिक होना पड़ेगा, आपको कंपैशन रखना पड़ेगा पैशन के साथ, आपको पेशेंस और रेजिलियंस के साथ साथ आपको शौर्य भी रखना होगा। ये सारी बातें पूज्य स्वामी जी आपको बताते हैं, और मैं भी आपसे उसी दिशा में आग्रह करूंगा। और बच्चों, जो पूज्य स्वामी जी आपको बताते हैं प्रतिदिन, उस योग वशिष्ठ एक दर्शन है उसमें, जिसमें कि वशिष्ठ राम को उपदेश देते हैं 16 वर्ष के जब राम थे, कि इंद्रिय निग्रह, विचार, संतोष और सत्संग, ये 4 उपादानों का ध्यान रखना, तभी राम तुम्हारा व्यक्तित्व बड़ा हो पाएगा। और वह विचार और भगवत गीता के 16वें अध्याय के दैवी संपद के अनुसार दोनों ही प्रक्रियाओं से आपको गढ़ने की प्रक्रिया में पूज्य स्वामी जी अहरनिश लगे हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस विश्वास के साथ कि आने वाले 21वीं सदी में भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के क्षितिज पर आचार्य कुलम के बच्चे शीर्ष नेतृत्वकर्ता के रूप में दिखाई पड़े, यह मेरी शुभकामना और विश्वास है। इसी विश्वास के साथ और इस धरती को, पवित्र दिव्य धरती को आचार्य कुलम के प्रणाम करते हुए, यहाँ के सभी आचार्यगण को प्रणाम करते हुए और आप में अवस्थित दिव्य ऊर्जा को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देते।